शिवाय के तेवर आज कुछ बदले से लग रहे थे, लेकिन शिवाय की बात सुनकर नंदिनी का गुस्सा फूट पड़ा। तुम होते कौन हो मुझे ये सब कहने वाले? पूरा इंदौर जानता है कि तुम्हारी क्या औकात है। आए बड़े मुझे सच्चाई पे लेक्चर देने वाले। हाँ, मैंने अपनी इज्जत खोई है तुम्हारे सामने, तुम्हारे परिवार के सामने और यहाँ तक कि पूरे शहर के सामने। ये मेरी गलती थी, लेकिन तुम्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं दिया नंदिनी। मैं तुम्हारे लिए छोटे छोटे एफर्ट्स करता था, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है नंदिनी, मुझे मजा आता है लोगों की गालियां सुनने में? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन तुम्हें वो नहीं दिखा। तुम्हें सिर्फ वो दिखा जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिखाया, जो इस शहर ने तुम्हें दिखाया। तुम मेरे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई नंदिनी, कभी नहीं। लेकिन महाकाल की सौगंध, अब मैं खुद की नजरों में और जलील नहीं होना चाहता। शिवाय पिछले एक दिन में इतना कुछ झेल चुका था कि उसके अंदर आत्मा का दर्द उसके शरीर के दर्द से ज्यादा था, और वो सभी लोग उसकी इस हालत के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे थे। मुझे तुम्हारा प्यार कभी चाहिए ही नहीं था। पहले दिन से मैं तुमसे नफरत करती थी। पता नहीं दादाजी को क्या नजर आ गया तुमने, तुमसे जबरदस्ती शादी करवा दी। और क्या कहा तुमने? छोटे छोटे फोर्स क्या थे? लास्ट गिफ्ट तुमने मुझे एक नकली पोल का नेकलेस दिया था। नकली था वो, सुन रहे हो? मुझे बस तुमसे छुटकारा चाहिए। छुटकारा जरूर मिलेगा नंदिनी, क्योंकि अब तुम्हें यही इंसान जो मिल गया है। शिवाय ने यश की तरफ इशारा करते हुए नंदिनी से कहा, जो तुम्हें वो सब कुछ देगा जो मैं कभी नहीं दे पाया। तुझसे ज़्यादा खुश रखूँगा इसे। और यू नो बट मेरा स्टैंडर्ड बहुत है, मैं तुम जैसा कि मुझे नहीं लगता। अगले दिन नंदिनी का बर्थडे देखना, मैं नंदिनी इतनी बड़ी सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ ना कि सब दिख रहा जाए। तभी तीखी नोक-झोंक के बीच रेखा भी वहां आ गई और नंदिनी के हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। भिखारियों के मुंह नहीं लगते नंदिनी, चलो। और शिवाय और यश आमने सामने खड़े। यश खुद को अकेला पाकर हड़बड़ा गया और कुछ सोचते हुए उसने चिल्लाकर नंदिनी से कहा, ओके नंदिनी, मैं कल आता हूँ। वालों को ये चिल्लाती नहीं थी, कल डिवोर्स भी रेडी रहना। और हाँ, अपनी बात से मगर मत जाना। वहीं खड़ा सोचता रहा कि क्या सच में पैसों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी इंसान को बदल सके? क्या आज के समय में किसी को प्यार की कदर ही नहीं रही? लेकिन शिवाय हार मानने वालों में से नहीं था। वो इन सवालों का जवाब ढूंढ कर ही रहेगा। आखिर शिवाय था तो खिलाड़ी ही, ना हारने वाला जाबाज खिलाड़ी। शिवाय ने अपनी स्कूटर को एक खाली गली में रोका। उसने अपनी स्कूटी की डिक्की से रूबिक्स क्यूब निकाली और ठंडी हवा लेती लेती सॉल्व करने लगा। तभी उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसे रास्ता मिल चुका था। अपनी जेब से फोन निकालकर वो किसी को फोन करने लगा। उसने इंदौर के सियागंज में एक 52 मंजिला बिल्डिंग में कॉल लगाया था। वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक थी, जिसका नाम था इंडस ग्रुप। हेलो, दिनेश जी से बात हो सकती है? जी हाँ, बोल रहा हूँ। शिवाय माहेश्वरी। हफ्ते हुए एक 50 साल के आदमी ने यह कहा। शिवाय का नाम सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सर पर पसीना चमक रहा था। दिनेश जी, आपसे एक काम था। बिल्कुल सर, लेकिन सर इतने साल आप कहाँ थे? शिवाय की आवाज में बदलाव आ चुका था। रौबदार आवाज में उसने कहा, दिनेश जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 12 साल पहले इंदौर में सेंट्रल स्ट्रीट पे जो हादसा हुआ था, किडनैपिंग वाला, उसमें शामिल वो लड़की बजाज फैमिली की नंदिनी बजाज थी या कोई और लड़की थी? सर 12 साल पहले का इंसिडेंट का पता लगाना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ आप नंदिनी बजाज को कैसे जानते हैं? मैं नंदिनी बजाज को कल डिवोर्स देने वाला हूँ और सबको बता देना कि मैं वापस लौट आया हूँ। ये सुनकर दिनेश हक्का पक्का रह गया। दिनेश ने एक लंबी सांस ली। शिवाय से बात करके उसकी खुशी दोगुनी हो गई। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और अपने सेक्रेटरी से कहा, सुनो, कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को बोल दो हम एक बोर्ड मीटिंग रखने जा रहे हैं और सबसे कह देना कि हमारे बॉस लौट आए हैं। शिवाय ने सॉल्व किया हुआ रूबिक्स क्यूब देखा। उसके चेहरे पर एक साफ मुस्कान थी। नंदिनी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था। तुम्हें रानी बना के रखता मैं अगर तुम मेरी बात सुन लेती तो। लेकिन महाकाल की कसम, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने क्या हुआ है। आगे आगे देखो होता है क्या। खेल तो अब शुरू हुआ है। इस समय दुनिया के हर कोने में मौजूद इंडस ग्रुप के लोगों को मैसेजेस आने लगे थे। चाहे वो कहीं भी हो या उनकी पहचान कुछ भी हो, सभी को अपने फोन पर एक मैसेज मिला। मैसेज फ्रॉम इंडस ग्रुप, शिवाय माहेश्वरी इज बैक। इस हड़बड़ी में देव अंदर आया। क्या बात है, इतना हंगामा क्यों हो रहा ऑफिस में? देव वही लड़का था जिसने नंदिनी को 7 सोने का ऑफर उस पार्टी में दिया था, और दिनेश देव का चाचा था, जिस बात से शिवाय अनजान था। तेरे सर पे चोट कैसी? देव ये जानता था कि उसके चाचा उससे सवाल जरूर पूछेंगे। अब कुछ नहीं, वो एक पार्टी में गया था, थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। ये सुनकर दिनेश की भाव तुरंत बदल गई। नाम बोल उसका। हिंदू शहर में किस माइकलाल में हिम्मत है कि तुझ पे हाथ उठा सके? देव बताना तो चाहता था, लेकिन बताता भी तो क्या कि एक निकम्मे पति से मार खाई थी उसे। ये उसकी शान के खिलाफ था। वो एक लड़का था और उसके कुछ दोस्त थे,
अकेला होता तो बताता। देव हिचकिचा रहा था। दिनेश को इस बात की भनक लग चुकी थी। क्या चाहिए बोल। देव हिचकिचाते हुए बोला, चाचा, आपके फ़ोन में उन लोगों के नंबर है ना जो मेरे लिए उस लड़के के हाथ तक करवा सकते हैं? आप मुझे वो नंबर दे सकते हैं? मेरा एक काम करवाना था मुझे। देव की बात सुनते ही दिनेश ने धीमी आवाज में उसे समझाया, तू मेरे बेटे जैसा है, इसलिए बता रहा हूँ। अभी हालात ठीक नहीं है, कुछ उलट पुलट हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सुन के देव ने अपनी बात पर थोड़ा और जोर दिया। चाचा प्लीज़, मुझे सिर्फ उसके हाथ तक करवाने और कुछ भी नहीं। दिनेश अब भी मना नहीं कर पाया और अपनी जेब से फोन निकाल दिया उसे दे, पर तभी हाथ वापस खींच लिया। नाम क्या है उसका? नाम नहीं पता मुझे, मेरी क्लासमेट का पति है, बस मामूली आदमी, कुछ ज़्यादा नहीं। एक बात और, अगर कुछ कांड हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर याद रखना ये चाचा नहीं होगा तेरा। देव ने यह बात समझाने का नाटक किया और तुरंत वहां से निकल गया। टांग किसे तोड़वानी है? मुझे तो उसकी लाश चाहिए। इसी सोच के साथ देव ने दिनेश के फोन से कॉल किया। हेलो, एक आदमी की सुपारी देनी है, सीधा लाश चाहिए, बदले में 20 लाख रुपए दूंगा। देव ने फोन कट किया। पुलिस से तो बच गया, अब हेडशॉट से कैसे बची? उसको क्या मालूम था कि वो किससे गिरा। अपने कर्मों से अनजान देव मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया। वहीं दूर ग्वालियर राजमहल से एक गाड़ी इंदौर के लिए निकल चुकी थी। राजगुरु को उनके बॉडीगार्ड ने कहा, सर कल के सफ़र का इंतजाम हो चुका है, हम सुबह 9 बजे इंदौर पहुंच जाएंगे। आज राजगुरु की आंखों में आंसू थे। बॉडीगार्ड ने आंसू देखकर राजगुरु से पूछा, क्या हुआ सर, कुछ बात है क्या? आपकी आंखों में आंसू? जब से शिवाय को देखा तब से खुशी के आंसू थम नहीं गए। इतने सालों से इंतजार था इस पल का, 3 साल हो गए उसे देखे बिना। अगर अब कल उसे देखना नसीब होगा। जय महाकाल, जय महाकाल की जय। इंदौर के विजयनगर में एक होटल में शिवाय ने चेक इन किया। रूम में जाते ही वो बेड पे बैठ गया। इस वक्त शिवाय के मन में काफी सवाल थे। कहीं नंदिनी वही लड़की तो नहीं? अगर नंदिनी वही लड़की हुई तो कैसे अपना पाऊंगा मैं उसे? मेरी इज्जत का क्या होगा? सही कर रहा हूं या गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। इन्हीं सवालों से परेशान होकर शिवाय ने अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़े। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महाकाल, मैं सब आप पर छोड़ रहा हूं। फिर आंखें खोल के उसे कहा, कल कोर्ट में मिलते हैं नंदिनी बजाज, तैयार रहना। क्या होने वाला था कल को? और तो और क्या संबंध था शिवाय के ग्वालियर के राजमहल के राजगुरु के साथ? एक आदमी और कई सारी पहचान। आखिर है कौन शिवाय महेश्वरी? और यह हेडशॉट कौन था जो शिवाय की जिंदगी में मौत का तांडव करने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी रोमांचक कहानी शिवाय एक विनाशक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अरे कार कहीं आता पता नहीं था। रेखा भी उसी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान थी। पता नहीं कहाँ गया ये निकम्मा शिवाय, ऐसे तुम्हें डिवोर्स का लालच देकर ना जाने किस बिल में छुपाई हुआ। छोड़ो ना मॉम, यहाँ नहीं तो वहाँ आ जाएगा। और वैसे भी आज तो कैसे भी करके मैं उसे डिवोर्स देकर ही रहूँगी। सी यू डोंट वरी। चल रही? यस। उधर शिवाय महाकाल की पूजा अभिषेक कर रहा है। पूजा के बाद उसने जमीन को छूकर साष्टांग प्रणाम किया और मंदिर से बाहर निकल गया। आज उसके चेहरे पर ऐसा तेज था जो उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। जिन लोगों ने अभी तक उसे धुतकारा था, अब वो उन सब लोगों को बता देना चाहता था कि असली शिवाय कौन था। इधर दूसरी तरफ बजाज फैमिली के सभी लोग और यश फैमिली कोर्ट पहुंच चुके थे और शिवाय का इंतजार कर रहे थे। नंदिनी अपने वकील से बात करने चली गई थी। रेखा और यश दोनों अकेले ही रह गए थे। बेटा जी। मेरी बेटी को खुश रखवाऊंगे ना? जी बिल्कुल, खुद से ही हो सकता। और वैसे भी मेरी कंपनी बहुत बड़ी बिजनेस डील करने वाली है, वो भी इंडस्ट्री के साथ। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार वो डील फाइनल होगी, उसके बाद आपकी बेटी करोड़ों में गिरेगी। वाह, इंडस ग्रुप वो तो बहुत बड़ी कंपनी है। बेटा सच बोल, मुझे भी बहुत शौक था खेती करने का, लेकिन मेरी उम्र की वजह से मैं करोड़ों का बोझ नहीं उठा पाती। बस लाखों से ही खुश हो जाऊंगी। क्यों नहीं? इधर आपकी बेटी मेरी हुई और उधर सब कुछ आपका। इतना सुनकर रेखा को तसल्ली हुई कि उसे फ्यूचर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी ओर शिवाय अपने वादे के मुताबिक कोर्ट पहुंचा और नंदिनी को उसके वकील के साथ देखा।
उसे देखकर शिवाय के मन में एक अजीब सी उलझन मच गई। नंदिनी, आज आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, 12 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, क्या तुम्हें सच में याद नहीं? 12 साल तुम्हारी घिसी पिटी बातें सुनते सुनते ना मेरे कान पक गए। तो अपनी बकवास बंद करो और डिवोर्स पेपर्स पे साइन करो। नंदिनी ने शिवाय का ऑर्डर दिया और उसके सामने पेपर्स रख दिए, मानो उसे इस दिन का बरसों से इंतजार रहा। डोंट डू इट। नंदिनी, इस फटीचे को डिवोर्स देकर तुम बहुत अच्छा करेगा। बजाज फैमिली के टुकड़ों पर पड़ने वाले अब तेरा क्या? शिवाय ने पेपर्स पे जैसे ही साइन किया वैसे ही बजाज फैमिली और यश वहां से चले गए और शिवाय को एक पल भी नहीं देखना चाहते थे। शिवाय कोर्ट के बाहर निकला ही था कि एक लग्जरी कार कोर्ट के सामने आकर रुक गई। कार का दरवाजा खुला, सर पर शाही पगड़ी बांधी गाड़ी से उतरे। शिवाय को सामने देख के वो खुशी से फूले ना समाया। शिवाय राजगुरु को देख खुश हुआ। शिवाय ने उनके पैर छुए। राजमहल तुम्हारा इंतजार कर रहा है बेटा। एक राजा के बिना महल अधूरा है। अब ये बूढ़े कंधे जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा सकते। चलो। शिवाय मन में एक पहेली लिए अपने पुरानी दुनिया में वापस लौट रहा था। तभी फोन बजा। कॉल इंडस ग्रुप के दिनेश सिंह का था। जैसे जैसे फोन पर बात आगे बढ़ती गई वैसे वैसे शिवाय के चेहरे पर भाव भी बदलने लगे। फोन काट के शिवाय ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी इंडस्ट्री ले लो जल्दी। राजगुरु ये सुन के खुश नहीं थे, लेकिन अब शिवाय ने बोल दिया तो बोल दिया। वो शिवाय की बात नहीं काट सकते थे। वहीं पिछली शाम शहर के बीचों बीच एक सीक्रेट क्लब के बेसमेंट में, जहां सभी तरह के लीगल काम होते थे, एक शानदार मीटिंग रखी गई जिसमें हत्यारे, शार्प शूटर्स और अंडरवर्ल्ड में नए भर्ती हुए लोग एक बड़े से हॉल में मौजूद थे। आज से चाहे ईस्ट का मार्केट हो या वेस्ट स्ट्रीट, हम सभी को एक नाम याद रखना होगा, मेजर शिवा। अब क्योंकि मेजर ने फिर से आने का फैसला किया है तो हमें अपने मतभेद त्याग कर उनका स्वागत करना चाहिए। भूलिएगा मत, मेजर ने जो हम सब लोगों के लिए किया। मीटिंग जोर शुरू कर दी। टेबल बजाकर सभी ने इस बात का समर्थन भी किया। पीछे खड़े दो नए किलर्स दादा और तेजा थोड़े कंफ्यूज थे। ये कौन है? इसकी बातें हो रही है, तू जानता है क्या? ना बिल्कुल नहीं, वो देख हेडशॉट बेटा, चल उससे पूछते। क्योंकि हेडशॉट इस बिजनेस का पुराना सूरमा था तो उन्होंने हेडशॉट से पूछना सही समझा। हेडशॉट भाई, आप हमसे काफ़ी समय से यहाँ हो, काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो, क्या आप जानते हैं ये मेजर शिवा कौन है? माँ कसम, अगर ये पार्टी नहीं चल रही थी ना तो तुम दोनों को जिंदा काट देता और हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत की। क्या तुम जानते हो 5 साल पहले क्या हुआ था? यही तो हम जानना चाहते हैं। 5 साल पहले अंडरवर्ल्ड पे एक चमकी आदमी आया था। वो भी किसी को मार देता था, काट देता था, यहाँ तक के जला भी देता था। पर उसका एक सपना था पूरे इंडिया के अंडरवर्ल्ड पे राज करने का। तो कहते हैं ना, हर कहानी में विलेन को मारने के लिए हीरो को आना पड़ता है। और अपनी कहानी का एक ही हीरो है, मेजर शिवा। जब मेजर आए ना, उस बंदे की हालत पतली कर दी, यहाँ तक के रातों रात उसकी बनाई हुई अंडरवर्ल्ड तबाह कर दिया। मुझे आज भी याद है उनके गले का रुद्राक्ष माला। फिर क्या हुआ? उन्होंने सभी को चित्तर बितर कर दिया। अपनी आंखों से देखा था 735 कपस में तिलक मारते हुए, और वो भी बिना किसी हथियार के। उस बंदे की संगत में मैं भी न जाने कितने मासूमों की हत्या की। फिर क्या था, मेजर ने मुझे इतना मारा, चेहरे पर दाग दिख गया। इस दाग के ताव पे मैं उनका भक्त हो गया। महादेव का रूप है वो। हम जैसे बुरे लोगों के साथ भी इतना अच्छा किया। ये निशान आज भी मुझे उनकी याद दिलाता है। ये सुनकर दागा और तेजा की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि धरती पर कोई इस तरह का आदमी भी हो सकता है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कहोगे हम हर उस पर यकीन करेंगे? क्या तुमने देखा है उन्हें कभी? मिले हो कभी उनसे? उस अंधेरी काली रात में एक अकेला शेर सभी की जगह पे भारी पड़ा, समझे? यहाँ से अरे मालिक, मैं बोल रहा हूँ दिनेश का भतीजा। माँ कसम, छोटे मालिक, आपकी आवाज़ तो मालिक जैसी है। बताओ क्या काम है? एक आदमी का एनकाउंटर करवाना था। माफ़ कीजिएगा, अभी मैं कोई काम नहीं ले सकता। 5 लाख दूँ तो भी नहीं? माँ कसम, बात पैसों की नहीं है। अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, कुछ रूल्स है जो मुझे फॉलो करना पड़ता है। और अगर 10 लाख दूँ तो? आप समझ रहे हैं मालिक, मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं कर सकता। और अगर मैं 20 लाख दूँ तो? अरे मालिक, 20 लाख में मैं खुद को गोली मार लूँ। आप उसका फोटो भेज दो। उसका नाम क्या है? शिवाय नाम है उसका, बजाज फैमिली का दामाद। फोटो भेजता हूँ उसकी। ओके।
भेज दिया, वो भी एक नाइट क्लब में। मुझे एड्रेस बताओ उसका। शहर से बाहर थंडर नाइट क्लब के अंधेरे कमरे से एक लड़के के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उस आवाज में दर्द चल रहा था। क्या सच में वो लड़की वही थी जिससे शिवाय ने 12 साल पहले वादा किया था? और ऐसा क्या हुआ था उस लड़की के साथ कि शिवाय ने उसकी जगह नंदिनी से शादी कर ली? किसने बेचा था उस बदनसीब लड़की को और क्यों? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी रोमांचक कहानी शिवाय एक विनाशक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।